सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया सीरीज़ जिसमें हम करेंगे एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। पूरी डिटेल आपको मैं पहले बता देता हूँ, शुरू के 2-4 मिनट समझ आ जाएगा। और बेसिकली बात आपको समझ आ ही रही होगी कि हम करने वाले हैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स। पर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आपको पॉज करके सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े और ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि MIT ऐप के बारे में। तो सबसे पहले आप अगर कंप्लीट कोर्सेज करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़िलहाल आपको ये 2 कोर्सेज लाइव मिलेंगे हमारे ऐप पर। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फॉर 2025 एंड देन फॉर JEE 2026। 25 स्टूडेंट्स के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है अभी कंप्लीट हो चुका है। और अभी आप इसमें 500 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स विथ कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आप पाएंगे। और इसी का हमारा टारगेट है कि हम इसे 1000 प्लस प्रॉब्लम्स तक पहुंचाएंगे टिल अवर JEE एडवांस 2025। तो आपको पहले थ्योरेटिकल लेक्चर्स बहुत अच्छे से करने और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स को भी पार्ट ऑफ प्रिपरेशन समझ के करना है। अगर आपने मेरे कोर्सेज लिए तो आपको प्रॉब्लम साथ में करना है, इसीलिए इन कोर्सेज के साथ आपको प्रॉब्लम्स भी दिए जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट थियरी कहीं और से किए उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए सेपरेट कोर्स है जिसमें उनको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, ये पूरे 1000 प्लस प्रॉब्लम्स विद डिटेल डिस्कशन। और प्रॉब्लम्स का सैंपल कैसा है, क्या है, वो आपको यूट्यूब वीडियो से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप खुद ये चीज़ फील करोगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा डिस्कशन देखने के बाद, ठीक है। देखो, कुछ बच्चों का ये कहना रहता है कि सर आप बहुत सारे इलस्ट्रेशंस नहीं कराते हो थ्योरी के बीच में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबका देखो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मेरा मानना ये है कि जब मैं थ्योरी करा रहा हूँ तो मैं उसमें हर तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो ये करना होता है। नोट्स कुछ इसी तरह के हमारे केसेस ले लेके हर तरह के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार ऐसा आया तो ये बनाना है, ऐसा आया तो ये बनाना है, और कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से पढ़ते हैं, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि इलस्ट्रेशन से ज़्यादा फायदा तब आपको मिलता है जब आप कंप्लीट ऐसे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करो, समझ रहे हो। तो ये मेरा अगर प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे। क्या प्रोसेस है? पहले आपको सिंपली लेक्चर्स करने, लेक्चर्स के अंदर सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ, कोई किताब रेफर करने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी के लिए, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद आप मेंस लेवल के प्रॉब्लम ट्राई करिए, ठीक है। PYQZ कर लीजिए। मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स में आपको अगर दिक्कत जा रही है तो अगर ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स में दिक्कत जा रही है बनाने में तो सीधे मैं बताऊं स्किल इशू है फिर आपको, ठीक है। आपको फिर देखना पड़ेगा यार कि कैसे नहीं हो रहा है मेरे से। मेंस लेवल के प्रॉब्लम आज के लेवल पे बहुत आसान हो चुके हैं। इक्का दुक्का कोई प्रॉब्लम होगा जो हो सकता है टफ, मतलब आपको मेंस लेवल के 90% प्रॉब्लम्स बनने चाहिए, 1 गो में बनने चाहिए, ये समझ लो आप। अगर ये नहीं हो रहा है ना तो आप कंपटीशन में थोड़े पीछे रह जाओगे लेक्चर्स देखने के बाद। आफ्टर दैट आप इनसे सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी आपको तुरंत बन जाने चाहिए। अब एडवांस प्रॉब्लम्स का क्या होता है यार कि कुछ बच्चों को तुरंत बन जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है। समय भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय लगाइए, ठीक है। समय भी लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे सीखिए। और जब आप एक बार इन प्रॉब्लम्स को बना लेंगे उस समय आप सीखिएगा, फिर दोबारा आप हो सके तो फिर से इन्हीं प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए। आप फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स को कुछ दिनों बाद ट्राई करिए, फिर देखिए आपका जो सॉल्विंग परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि याद हो जाएगा सर हमको, तो नहीं होगा याद।
ऐसे कोई बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम नहीं है कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बड़ी स्ट्रांग बना सकते हैं। और इनके बाद जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज, जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं, मैं ये नहीं बोल रहा बुरे होते हैं क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस इनसे काफ़ी बेटर होंगे, इस बात की गारंटी। तो आपको एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कराने के लिए हमने क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा फ्रेम किया है, अच्छा डिज़ाइन किया है, या फिर जहाँ से भी पिक किया है अच्छे क्वेश्चंस पिक किए। दूसरी चीज़ है कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर 2026। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बेस्ट कोर्स अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया, अगर आप केमिस्ट्री जेईई एडवांस के लिए सर्च कर रहे हैं तो। इसमें MWF हम प्रॉपर लाइव क्लासेस कर रहे हैं बिना किसी गैप के साथ 5 o'clock, और हमारी संडे एक्स्ट्रा क्लास होती है, जैसे कि कल केमिकल बॉन्डिंग की पहली एक्स्ट्रा क्लास है संडे। हर संडे तो क्लास नहीं होती, बट जिस संडे मैं फ्री रहता हूँ तो थोड़ा लंबा क्लास ले लेते हैं। तो 10 to 12 हमारी कल मॉर्निंग एक्स्ट्रा क्लास है। केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर। तो अगर आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग से लाइव क्लासेस शुरू करनी है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। अभी तक हमने इसमें क्या क्या कर लिया है? अभी तक हमने इसमें मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, रेडॉक्स, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, आफ्टर दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर completely done, then periodic table periodicity completely done, and now we are going to start chemical bonding। तो ये स्टेटस अभी इसका चल रहा है। और आपको मैं ये बता दूं, इसमें आपको हर चैप्टर के बाद मॉड्यूल दिए जाते हैं, जिसमें बिल्कुल मेंस लेवल के प्रॉब्लम, देन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, कंप्रीहेंशन टाइप, मैचिंग टाइप, हर तरह के प्रॉब्लम्स मिला के पर चैप्टर एक मॉड्यूल दिया जाता है। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है चीज़ें। अगर आप लेक्चर देखते हैं, ये क्वेश्चंस बनाते हैं, यू विल बी थ्रू, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये भी बाद में इसमें ऐड ऑन होंगी, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बट अभी क्या है, थोड़ा शुरुआत है बच्चों के लिए, तो ये थोड़ा लेटर ऑन फेज में किया जाएगा, दैट इज नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। तो ये बेटा 27 मंथ्स का कोर्स है हमारा, कंप्लीट 2 साल चलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है प्राइस, 5999 में। वो भी बच्चे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ इशू है तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे किया जा सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है बेटा। इन सभी चीज़ों को कंप्लीट लाइव लेक्चर्स, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, कंप्लीटली 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर, एंड दैट विल बी क्या चैप्टर है? तो भाई चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जी हाँ, ब्लॉक केमिस्ट्री आपको लग रहा होगा कि मेंस की सिलेबस में तो नहीं है, और सही बात भी है, मेंस की सिलेबस में ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, बट एडवांस की सिलेबस में तो है। अब मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, इसमें कैसे करना है, क्या करना है। देखो बेटा, पहली बात ये कि आपको ये चीज़ें तभी करनी है जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। और मैं थोड़ा ब्लॉक के बारे में 1-2 चीज़ें बता देता हूं। अगर आप मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स से पढ़ रहे हो तो आप एक गुड लेवल प्रिपरेशन अगर चाहते हो सकता है इस प्रिपरेशन से भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई एडवांस में 100% मार्क्स ले आओ। तो ये गुड लेवल, आइडियल लेवल प्रिपरेशन है कि आप मेरे GIOC के लेक्चर अच्छे से कर लो। हाँ, अपार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री एंड ऑल दोस चैप्टर, मैं रिएक्शन वाली बात कर रहा हूँ। GIOC अच्छे से करिए, सॉल्ट एनालिसिस जिस तरह से कराया है पूरा अच्छे से करिए, देन प्लस मेटलर्जी जिस तरह से कराया है वो पूरी अच्छे से करिए। ये 3 चैप्टर। फिर जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री वाली पोर्शन है, आप चाहे तो सिर्फ NCERT रीड कर सकते हैं। एक तरीका ये है,
ये गुड लेवल प्रिपरेशन, और मैं बताऊं एनसीईआरटी में मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरे ये लेक्चर्स किए हुए, बहुत आराम से समझ आएगा, मगअप करना है, बहुत आराम से याद भी हो जाएगा। एक तरीका ये है, नहीं तो ब्लॉक केमिस्ट्री जो मेरे लेक्चर्स है, जो माई नोट्स प्लस लेक्चर्स है, इसमें ना नोट्स में क्या किया गया, बहुत सारी चीजों को कवर किया गया। तो ये मतलब ऐसा है कि जब आप एकदम बेस्ट लेवल प्रिपरेशन चाहते हैं, बेस्ट लेवल कि आप कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, तो आप सिर्फ ब्लॉक के लिए ये कर सकते हैं। बाकी ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, लेक्चर्स से ही करना है। ब्लॉक केमिस्ट्री में क्योंकि कुछ बच्चों के पास क्या होता है, समय नहीं बचता है, समय नहीं होता यार सर, समय नहीं उतना, कैसे करें, क्या है जो आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है इसको काट लो, इसको थोड़ा कम करो, ऐसा कोई तो टॉपिक बताओ जिसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम, बच्चों का ये कहना होता है। तो बिल्कुल आपको ऑनेस्ट मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ये कर सकते हो। आप ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आपको, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, और लेक्चर्स में मैंने ब्रीफ किया उन सभी चीज़ों को, और वो लेक्चर्स भी तभी समझ आएगा आपको जब आपने ये लेक्चर्स अच्छे से किए हुए, ठीक है। और उसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, मगअप ही करना है, मगअप ही करना है। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास समय थोड़ा कम है या मेरे को दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़ा ध्यान देना है, तो आप ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल का कर लो, बट हाँ ये चैप्टर्स अच्छे से करो, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा हूँ इसको फॉलो करो, दैट्स इट, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतने सजेशन के बाद आफ्टर 11 मिनट्स शुरू करते हैं अब हमारा लेक्चर। तो ये है पी ब्लॉक सिंगल करेक्ट, लेट अस स्टार्ट। The very first question it says, which of the following statement is false? PbO2 are amphoteric, CO is neutral, CO2 SiO2 are acidic। बिल्कुल ठीक बात है, क्या दिक्कत है, ये तो सही स्टेटमेंट ही है ना। आपने एम्फोथेरिक की लिस्ट पढ़ी है, आपने ये भी पढ़ा है कि टिन हो, लेड हो, कुछ भी हो, सब कुछ एम्फोथेरिक ही होता है, उनके ऑक्साइड्स एम्फोथेरिक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है, फैक्ट है। देखो इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फैक्चुअल मिलेंगे और रिएक्शन वाले मिलेंगे। जहां रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें सावधान हो जाना, वो थोड़े मजेदार होते हैं। भले एक छोटा सा भी रिएक्शन अगर आता है ना पेपर में, तो वो क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। आप सॉल्विंग परसेंटेज देखना जो पेपर के बाद आता है, तो देखोगे आप जहां रिएक्शंस पूछ लेते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, भले छोटा सा रिएक्शन हो, मेजर बच्चे गलती कर देते हैं उसमें, मेजर बच्चों से गलती हो जाती है। और मेरा फोकस आपने देखा होगा पढ़ाते वक्त भी बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में रहता है, वो अच्छा पार्ट होता है। क्योंकि चलिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, कार्बन सोज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -4 to +4, ठीक बात है। जैसे आप -4 आप CH4 ही ले लो, कार्बन -4 में है, CCl4 ले लो, कार्बन +4 में, तो उस रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। B2O3 एसिडिक है, सही बात है। SNO एम्फोथेरिक है, बिल्कुल सही बात है। गैलियम ऑक्साइड एंड जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक है ना। गैलियम ऑक्साइड, गैलियम क्या है, देखो गैलियम क्या है, इसको लेके बहुत चर्चाएं चलती हैं। आप कहते हैं गैलियम है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। एल्यूमिनियम होता है मेटल, टॉप टू बॉटम जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि गैलियम मेटल है, गैलियम मेटल है। बट इसको लोग ना देखने में एल्यूमिनियम जैसा ही दिखता है, वाइट है, सिल्वरी है, जो भी बोलना है बोल लो, सॉफ्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सॉफ्ट है। और पता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एल्यूमिनियम है, इंडियम है, या फिर कोई भी जो मेटल है, वो एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। मेटल्स जो है वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, बट ये गैलियम जो है ये नॉन मेटल्स की तरह डिस्क्रिट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह रहता है। मतलब जैसे H2 होता है ना, डिस्क्रिट मॉलिक्यूल है, O2 डिस्क्रिट मॉलिक्यूल है, उसी तरह से गैलियम भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह रहता है। थोड़ा अजीबोगरीब प्रॉपर्टी है।
इसीलिए तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है इसकी, पढ़े हो ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, शायद 30 डिग्री के आसपास मेल्ट हो जाता है। और इसकी एक और अजीबोगरीब प्रॉपर्टी है, जैसा पानी है, पानी की तरह पानी का सॉलिड स्टेट लेस डेंस होता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सबको पता है। इसी तरह से 2-3 और ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका सॉलिड कम डेंस होता है, उनमें से एक गैलियम भी है, एक जर्मेनियम भी है, एक बिस्मथ भी है। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं, इनका लिक्विड स्टेट मोर डेंस होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी ध्यान में आया तो बता दिया इसके बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना है कि नहीं वो नहीं पता। तो गैलियम मेटल है, लेकिन कुछ लोग इसे मेटलॉइड की श्रेणी में भी रखते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेटलॉइड है। देखो कोई ऑफिशियल आंसर तो है नहीं, बट आप मेटल ही माना करिए, ज्यादा विवाद नहीं है, मेटल ही मानिए, मेटल ही सही है। अब देखिए, मेटल का +3 का ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है क्या? बकवास है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। बेसिक होते हैं यार, मेटल के +3, 1, +2, +1, +3 सभी ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। देन बोरॉन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, बोरॉन नॉन मेटल है, मान लिए। कहीं कहीं बोरॉन को भी मेटलॉइड बोल देता है, कहीं कहीं बुक्स में देखने को मिलता है, बट नॉन मेटल है, आप मानिए। जर्मेनियम, गैलियम आर मेटलॉइड्स, टिन, लेड, इंडियम आर मेटल्स, ये ठीक है, लेकिन देखो फिर से गैलियम को यहां मेटलॉइड बोल रहा है, सिंगल करेक्ट है, तो है तो ये भी इनकरेक्ट ही, ये भी इनकरेक्ट ही है। तो आंसर सी डी दोनों होना चाहिए, बट अगर मुझे एक चुनना है तो मैं यहां पर ऑप्शन सी चुनूंगा, ठीक, अगर एक चुनना है तो। वैसे सही तो सी और डी दोनों होना चाहिए। गैलियम को कोई अगर पूछे, आप मेटल ही बोलिए, मेटल ही बोलिए, ठीक है। बट मैंने कहा कि कुछ कुछ किताबों में मेटलॉइड्स बोलते हैं, कहीं कहीं मेटलॉइड्स लिखा देते हैं उसको, तो मेटलॉइड्स भी बुरा नहीं है अगर इस तरह से आ जाता है तो, बट आप मेटल मानेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने बताया मेटलॉइड, उसको कहने के पीछे क्या लॉजिक होता है कुछ लोगों का, क्योंकि थोड़ा नॉन मेटालिक बिहेवियर भी दिखाता है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह रह रहा है, सॉफ्ट है इतना, तो थोड़ा नॉन मेटालिक बिहेवियर है, तो उसको कुछ लोग मेटलॉइड कह देते हैं, चलता है, कोई बात नहीं। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा फैक्चुअल ही है। अब यहां पर बताना है कौन से करेक्ट मैचेस हैं, यहां कुछ मिनरल्स के नाम है और ये उसमें क्या क्या एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। अब एक्चुअली आपको ये मिनरल्स अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए ये मिनरल क्या है, ये नाम पता होने चाहिए। क्या ऐसे नाम कभी आए हैं क्या सर जेईई एडवांस में? बिल्कुल आए हैं, आते हैं, ये बहुत ही बेसिक कुछ नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर पिक किया गया है। जैसे कैरनाइट, कैरनाइट क्या है? हाइड्रेटेड बोरेक्स तो है ना, तो हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट है ये, दैट इज शायद Na2B4O7.4H2O, दिस इज कार्नाइट। तो क्या इसमें बोरॉन है? जी हाँ। कार्बोरंडम सबको पता होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या इसमें एल्यूमिनियम है? ना। कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट कैल्शियम होता है, Ca2B6O11.H2O के कुछ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, 5 होते हैं, ठीक। कैल्शियम है इसमें? जी हाँ कैल्शियम है। माइका, अब देखो माइका के अलग बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग तरह का, माइका का कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्मूला बता सकते हो आप, ये एक्चुअली सिलिकेट मिनरल्स होते हैं ये, ठीक है। माइका दे आर सिलिकेट मिनरल्स, और सिलिकेट मिनरल है ये, सिलिकॉन होगा इसमें? हाँ होगा, लेकिन माइका के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जनरल फॉर्मूला बताया जा सकता है बट उसके अलग अलग टाइप होते हैं। सिलिकॉन तो होता ही है उसमें, सिलिकेट मिनरल है। कार्नलाइट, ये तो बड़ा सिंपल है, आप डबल सॉल्ट में पढ़ते हैं उसको, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O। तो क्या इसमें बोरॉन है? नहीं, बोरॉन कहाँ है, बोरॉन नहीं है, बोरॉन नहीं है, ये गलत है। तो 134 ऑप्शन सी is the correct answer. Okay, let's move to the next question now. And yes, here we are with a interesting question.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो रिएक्शन आ गया ना, जहां रिएक्शन आ गया क्वेश्चन अच्छा हो गया। NaBH4 एंड आयोडीन टिपिकल एनसीईआरटी का रिएक्शन है डाइबोरेन बनाने के लिए, याद आ रहा है? तो NaBH4 एंड आयोडीन इट फॉर्म्स डाइबोरेन, दैट इज B2H6 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड NaI तो ठीक है, NaI में कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए, लेकिन अभी ये नहीं समझ आ रहा कि यहां पर X Y इसमें हाइड्रोजन कौन सा है, डाइबोरेन बना है और H2 बना है। अब यहां पर कौन X है कौन Y है वो आगे पता चलेगा। अब देखो X का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराया गया है। बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं जब उनका इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, क्या होता है उनका, याद है कुछ? जी हाँ, वो ग्रीन फ्लेम टेस्ट नहीं पड़े बोरेट के लिए सॉल्ट एनालिसिस में, वो ट्राई एल्कोक्सी प्रोडक्ट बनता है। जी हाँ, तो यहां पर ये Y निकला है ना जो, ये क्या है और ये D क्या है, बड़ा फेमस रिएक्शन है। वो ग्रीन फ्लेम, उसमें फिर आग लगा देते हैं तो ग्रीन फ्लेम आता है, ये वही टेस्ट है। तो एक्चुअली में ये B2H6 का जब रिएक्शन किया गया होगा C2H5OH के साथ, तो ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेट जैसा बना होगा C2H5 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकली होगी, इसका H प्लस और हाइड्राइड H माइनस कंबाइंस टू गिव हाइड्रोजन गैस आउट, इधर हाइड्रोजन गैस आई होगी और ये बना होगा, ये है आपका D। इसी में आग लगाया जाता है तो ये जलता है ग्रीन कलर के साथ और D gives द फॉलोइंग कलर विद द फ्लेम। ये देखो यहां से और कंफर्म हो रहा है, ये ग्रीन कलर दे रहा होता है। अब ये X विथ HCl अगेन ये और कंफर्म करा दे रहा है आपको कि ये हाइड्रोजन ही है भाई, Y हाइड्रोजन ही है, लोग और कंफर्म कर लो। X दैट इज B2H6। बहुत ही प्यारे ये जो रिएक्शंस बता रहा हूं, ये सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना एम नहीं है मेरे भाई, ये रिएक्शंस एकदम दिमाग में होना चाहिए कि हाँ 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 सर ने ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, इस तरह से रिएक्शंस पूरा दिमाग में होना चाहिए। आपको अगर केमिस्ट्री में 100 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 120 एडवांस में, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन सबसे हो जाते हैं, फंसते हैं थियोरेटिकल वाले पार्ट में, जहाँ थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, टफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वहाँ पे, और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो आपको वो पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपको एक टॉप नॉच नंबर चाहिए केमिस्ट्री में, देखो 60-70 नंबर पाना आसान है, आ जाते हैं। हल्की फुल्की अच्छी प्रिपरेशन रहेगी फिर भी 60-70 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए आप में। B2H6 HCl बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, H प्लस H माइनस गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड बोरॉन कार्बन BCl3। यस, सो E is BCl3, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सभी जो रिएक्शंस लिए गए ना वो बिल्कुल ऐसे जो एकदम हॉट रिएक्शंस हैं, एग्जाम में आने लायक, वैसे रिएक्शंस को चुना गया है। चलिए आइए, ये बड़ा बेसिक रिएक्शन है ये बेटा, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ये भी बोलूंगा मैं। B2H6 प्लस अमोनिया, क्या रिएक्शन है ये? जी हाँ, डाइबोरेन का क्लीवेज रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, ऐसे टूटेगा यहां से और आप ये देखते हैं कि इधर बनता है BH2 होल प्लस, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एज अ लाइगेंड आते हैं, यहाँ पर NH3 2 मॉलिक्यूल्स एज अ लाइगेंड आते हैं। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट क्या होता है? BH4 माइनस, इसी को फिर फर्दर हीट करते हो तो बोराजीन बनता है B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसी को और हीट करते हो तो बोरॉन नाइट्राइड, जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक डायमंड भी कहा जाता है उसे, वो फॉर्म होता है। फिलहाल यहां पर ये तुम्हारा X है और वो तुम्हारा Y है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। X आयनिक है, जी हां, और B का हाइब्रिडाइजेशन, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों पार्ट में सेम है। जी बिल्कुल, यहां भी बोरॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहां भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दोनों में ही बोरॉन
sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों में ही बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या बात है, ठीक है, ये तो आंसर आ गया। अब यहां पे बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन अलग है, गलत हो गया। Y कोवेलेंट है, जी हां Y कोवेलेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑल B इज नॉट सेम। अरे सेम होता है यार, क्यों नहीं सेम होगा। आप देखिए सभी इस तरह से लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट। B 3 कोवेलेंट, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है प्लेन पर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हर बोरॉन का एटम, तो ये गलत हो गया। Y आयनिक है, यही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, हर बच्चा पढ़ा होता है। एनसीईआरटी भी पढ़े होगे तो पढ़ा होगा आपने रिएक्शन। अब आ जाओ इस चार्ट को देखते हैं, इस सीक्वेंस को देखते हैं। पॉज करो और कोशिश करो, ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है, कॉपी में किस चैप्टर में पढ़ा है, वो भी दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। ठीक है, वो भी तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में। चलो, एक कंपाउंड है बोरॉन का, बोरॉन है, उसमें बी के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, जिसको बॉइल्ड विथ वाटर, पानी के साथ, ये व्हाइट वाटर नहीं है, विथ वाटर है, बॉइल्ड विथ वाटर एक ब्राउन ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला। एकदम सीधा रिएक्शन है। बोरेट्स रेड, बोरेट रेडिकल्स के लिए पढ़ा था हमने, जेडीली से पढ़ा था बोरेट रेडिकल्स के लिए। अब देखो ये बी तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, NaCl के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर देता है। अब आप बोलोगे लेड भी देता है, अरे लेड देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन लेड फिर एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल थोड़े ना होता है। तो ये भाई कुछ और नहीं, सिल्वर नाइट्रेट ही होगा, जो कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया होगा और एक्वस अमोनिया में अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा। आसान सी बात है, समझ आ गई, अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा। अब इसमें बोरॉन है, बोरॉन का कंपाउंड है, सिल्वर आयन है। अब यहां से समझ आ रहा है कि मेटाबोरेट ही बन रहा है, BO2 माइनस, BO2 माइनस, BO2 माइनस। जी हाँ, तो BO2 माइनस, BO2 माइनस ही बनता है। रिएक्शन भी डायरेक्ट पढ़ा हुआ रिएक्शन है, ठीक है, बोरेट रेडिकल्स के लिए। तो आप यहां पर पाएंगे कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनता है, जी हाँ, AgBO2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और थर्मली उतना स्टेबल नहीं है, हीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। तो हीट करने पे ये Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट, एंड दिस ऑप्शन बी इज योर आंसर। दिस ऑप्शन बी इज योर आंसर। ये रिएक्शन सीक्वेंस भी जरूर एक बार जेडी ली से आप एक बार देखिएगा। मैं जेडी ली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सॉल्ट एनालिसिस उसी बुक से पढ़ाई है। तो मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, कोई रिएक्शन आता है तो जाके देखो उस बुक में कि हाँ यहां दिया हुआ था। इससे क्या होगा, एक फोटोग्राफिक इमेज बनती है दिमाग में कि अच्छा ये बुक में यहां दिया था, तो याद रहता है, तो याद रहता है। ठीक है, चलो, राइट साइड के पेज में दिया हुआ है, शायद बोरेट वाले आयंस में दिया हुआ है, राइट साइड के पेज में। वो फ्लेम टेस्ट के शायद बाद में दिया हुआ है, देखना एक बार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO and NO2 are allowed to react together at 243 केल्विन। जी हाँ, 243 केल्विन में 2 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के शायद पेल ब्लू सॉलिड बनाते हैं, कलर्ड सॉलिड N2O3। सो NO and NO2 they come proportionate, +2 oxidation state, +4 oxidation state, they come proportionate to form N2O3 solid, and this is your compound X. When compound X reacts with water, now it is reacting with water. So any oxide reacting with water, what it forms? It forms oxy acid in the same oxidation state. It forms oxy acid in the same oxidation state. Here you have +3, so it will form HNO2 +3 wala nitrous acid. This is your Y. Now they are asking the shape of the anion of Y molecule. इसका अनायन, अब एसिड है तो अब इसका H+ तोड़ो, अनायन NO2- तोड़ो,
NO2 माइनस के स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। दिस इज NO2 माइनस एंड दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर, बट स्टिल जेई एडवांस के लेवल का ही है। आप देखिएगा इससे भी हल्के हल्के क्वेश्चन आपको एडवांस के पेपर में मिलते हैं। तो बिल्कुल जो मैं करा रहा हूं लेवल पे डाउट मत करना, जो बहुत रेलेवेंट चीजें वही करा रहा हूं, ठीक है। आंख बंद करके फॉलो करो, बस फॉलो करो। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। यहां पे क्वेश्चन में खूबसूरती ये थी कि ये एक रिएक्शन आपका यहां पर पूछा गया है। ऑल्दो ये रिएक्शन बड़ा आसान होता है। एक तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो पी ब्लॉक में प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड में दिया हुआ है ये रिएक्शन। दूसरी बात, जब बच्चा देखता है 2 और 4 तो तुरंत दिमाग में +3 आता है। एवरेज निकाल के कम प्रोपोर्शनेट करता है बच्चा, 90% टाइम सही हो जाता है ये ट्रिक, ठीक है। तो उस तरह से भी समझ आता है। और ये बड़ा फेमस सॉलिड है क्योंकि एक तो बहुत ठंडे कंडीशन में बनता है और कलर्ड होता है। बहुत कम ही कलर्ड ऑक्साइड्स आप देखते हो नाइट्रोजन के स्पेशली, एकमात्र कलर्ड ऑक्साइड ये है। और ये सॉलिड है, मतलब ये भी ब्राउन कलर्ड है लेकिन सॉलिड नहीं है। उसके बाद कि पानी डालने पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्जी एसिड बना और फिर छोटा सा स्ट्रक्चर इसका। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये अच्छा लग रहा है। हैलोजन फैमिली से लग रहा है क्वेश्चन, बहुत सारी बातें करी गई हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सो R+P फॉर्म्स दिस। अब इससे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, इससे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। R+P फॉर्म्स दिस। पहले पॉज करके खुद दिमाग लगाओ थोड़ा। देन IO3 माइनस प्लस I माइनस गिव्स Q। हाँ, ये तो समझ आ रहा है और ये आपको समझ आना भी चाहिए। अब एक बात और मैं फिर से यहां बोलूंगा, ये संभव नहीं है कि आपको दुनिया के हर रिएक्शन याद हो, ठीक है। ये संभव नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, जो 30 साल से पढ़ा रहा है उसके लिए भी नहीं है, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। कि इनऑर्गेनिक के हर रिएक्शन हर समय आपके दिमाग में रहे। हो सकता है कि कोई रिएक्शन मैं देखूं तो मुझे याद आ जाए क्योंकि मैंने वो रिएक्शन बहुत दिन पहले देखा था, कभी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हर समय याद रह पाना ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी नहीं है। तो आपको भी बहुत बार ऐसे रिएक्शंस आएंगे जो आपको लगेगा यार ये तो मुझे याद नहीं है, ये तो मैं नहीं पढ़ा हूं। उससे घबराना नहीं है। वो बच्चा जो घबरा जाता है वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन से, फिर वही रोते ही रहता है, अरे ये तो मैं नहीं पढ़ा था, ऐसा है वैसा है। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बार जेईई एडवांस के पेपर में ऐसे रिएक्शंस आए हुए हैं, मैं आपको विथ प्रूफ बता सकता हूं। कुछ ऐसे रिएक्शंस आए हुए हैं जो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ऐसे रिएक्शन आए हुए हैं जो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एक क्वेश्चन इस साल मैंने कराया था, अभी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई 2024 करके एक वीडियो बना के डाला था, इनऑर्गेनिक रिएक्शन का ही था। वो रिएक्शन देखना, वो क्वेश्चन देखना, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा वो, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। बट उसको मैंने बताया किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। रिएक्शन ही था। तो भाई रिएक्शन इस तरह से होते हैं, पेपर में भी आएगा एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यार अगर किस्मत बहुत खराब है तो बहुत ही उटपटांग कोई रिएक्शन आ जाएगा पेपर में, ठीक है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़े हो, जितना मैंने बताया उतना अच्छे से पढ़े हो, तो कुछ नया भी आए ना तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा बहुत तो लगा सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। चलो, अब यहाँ आर और पी, बहुत बार ऑप्शन से समझ आता है, कुछ चीजें दी रहती हैं समझ आता है, आपको हर कुछ पता नहीं होता, बट आप पता लगा सकते हो ऑप्शंस देख के। अब IO3 माइनस और I माइनस, ये देखो, ये बड़ा बेसिक सा बात है, ये तो पता ही होना चाहिए। याद आ गया ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा? जी हाँ, आयोडीन बना लेगा। ये तो आयोडीन बना लेगा। आयोडीन का डिस्प्रपोर्शनेशन बहुत फेमस है, I माइनस और IO3 माइनस बनता है, यहां कम प्रोपोर्शनेट होगा और ये I2 बना लेगा। Q तो I2 है, ये बात गारंटीड हो चुकी है, Q तो I2 है। लेकिन R और P का कुछ नहीं पता। अब ये इसका एसिडिक सोल्यूशन है ClO2 माइनस का, क्या ये आपको पता है? ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। एसिडिक सोल्यूशन ऑफ ClO2 माइनस ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ये क्लोराइड में जाएगा,
ये तो +3 में है, क्लोराइड में जाएगा और इसका एक स्टेबल ऑक्सी एसिड होता है क्लोरिक ClO3-। इस तरह से ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, क्लोराइड एंड ClO3-, इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेट होता है। थोड़े बहुत क्लोरीन गैसेस भी निकलते हैं इस रिएक्शन में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा बहुत क्लोरीन गैस भी निकलता है इसमें, समझ रहे हो, क्लोराइड के साथ थोड़ा बहुत क्लोरीन गैस भी निकलता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, अभी S और R, अच्छा R और R सेम है, अच्छा R और R सेम है और S है। चलो देखते हैं क्या है अभी आगे। P यूज्ड एज एयर प्योरीफायर एंड CO2 एब्सॉर्बर, हाँ परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, सोडियम का परऑक्साइड है, एयर प्योरीफायर की तरह काम आता है। ऑल्दो ऑप्शन में भी समझ आ रहा है एयर प्योरीफायर, ठीक है। तो R वाला रिएक्शन क्या हुआ, Na2O2 रिएक्शन विथ, कुछ और बताया आगे, Q तो चलो आयोडीन है, एस्टिमेटेड बाय हाइपोवॉयलेट वेपर, और पक्का कर दे रहा है ये कि आयोडीन ही है वो। R इज अ येलो कलर गैस, येलो कलर्ड गैस तो क्लोरीन ही होता है और यहां क्लोरीन का ही काम है, तो ये एक्चुअली हाँ ये रिएक्शन है ना, क्लोरीन विथ Na2O2, जी हाँ परऑक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन। यहां क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है परऑक्साइड से, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉर्म करता है NaClO2 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो ये रिएक्शन ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, Na2O2 प्लस क्लोरीन, ठीक है रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन अब और क्या बताना है, R और P भी मिल गया ना, R तो फिर क्लोरीन गैस हो गया, R इज क्लोरीन गैस, ठीक है ये R है और ये P है, तो R और P, Q और P, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, Q क्योंकि आयोडीन हमने पहले ही बता दिया, Q I2O5 है ना, I2O5 तो कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, याद है रिएक्शन I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड एस्टिमेशन में यूज होता है, ठीक है, आयोडीन बनता है उससे, ये गलत है, ये भी तो गलत है, PNA2 हो नहीं सकता। R क्लोरीन है, R क्लोरीन है, हाँ क्लोरीन है, S जो है वो Cl2O3 है ना, Cl2O3 नहीं है S तो एक्चुअली ClO3- है। अब देखो यहाँ क्लोराइड भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कुछ पोर्शन उसका ऑक्सीडाइज हो सकता है और क्लोरीन भी बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे और कुछ बताया क्या, एस गिव्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो यार ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो क्लोराइड आयंस देते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड आयंस देते हैं, यहाँ पे पता नहीं किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा यहाँ फ्लॉ लग रहा है, ऑल्दो आंसर आ चुका है, आंसर ये है। और ये जो रिएक्शंस मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ध्यान रखना इसको, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, सोडियम पर ऑक्साइड क्लोरीन का रिएक्शन, ऑक्सीजन बनता है इससे, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है इसमें, तो ठीक है। इस रिएक्शन में अगर आप देखो ना तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ हुआ है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज तो हुआ है, साथ ही साथ ना ये पर ऑक्साइड ऑक्सीजन बना रहा है, तो ये पर ऑक्साइड एक तरह से बोला जाए तो डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है, थोड़ा स्पेशल है रिएक्शन। देखो पर ऑक्साइड थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट भी हुआ है, O2 जो था यहां नॉर्मल ऑक्साइड में भी गया है और ऑक्सीजन में भी गया है, तो पर ऑक्साइड ने डिस्प्रपोर्शनेट भी हुआ है खुद और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज भी किया है, स्पेशल है रिएक्शन, याद रखिएगा। और ये थोड़ा गड़बड़ है, ये S पता नहीं क्या बोल रहा है, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन यही होता है, ClO3- बनता है और क्लोराइड बनता है। अभी क्लोरीन गैस भी थोड़ा बहुत बन सकता है, तो ये येलो गैस शायद उसी की बात कर रहा है, क्योंकि यहां तो क्लोरीन ही है, ठीक है, थोड़ा फ्लॉ है, देख लीजिएगा। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन में,
कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस। चलिए सीधे अब छलांग मारते हैं कहाँ, नोबल गैस की तरफ। सो दे रेडिली फॉर्म कंपाउंड्स विच आर कलरलेस। बकवास। दे रेडिली फॉर्म कंपाउंड्स विच आर कलरलेस। नोबल गैसेस रेडिली फॉर्म कंपाउंड्स, कुछ भी बात हो गई है। तो दे जनरली डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नहीं बनाते आयनिक कंपाउंड्स। जिनॉन हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इट्स कंपाउंड्स। हाँ, ये बात ठीक है। आप देखे हो कि जिनॉन के फ्लोराइड्स XeF2 बनता है, XeF4 बनता है, XeF6 बनता है, XeO3 बनता है, XeOF4 बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी तो करते हैं जिनॉन के। देन द स्मॉलर HEN नियॉन डो नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स। हाँ, ये भी बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई है मैंने। ये क्लैथरेट्स नहीं बनाते। क्लैथरेट्स मतलब हाइड्रेट्स विथ वाटर। पानी के साथ जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनते वो क्लैथरेट्स ये नहीं बनाते। जस्ट गिव मी अ मिनट। वो क्लैथरेट्स ये नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स। क्यों नहीं बना रहे होते क्लैथरेट्स? बताया था ना, साइज छोटी है, तो जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है वो काफ़ी वीक हो जाता है इनमें। और अगर बड़े मॉलिक्यूल्स में जाओ, जिनॉन वगैरह में जाओ, तो क्लैथरेट्स बनाते हैं, पानी के साथ ठीक ठाक इंटरेक्ट करते हैं। कौन सा फोर्स होता है वहाँ पे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ठीक है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन बी is the correct answer. Let's move to the next question. Which behave like pseudo halide? Pseudo halide हैलोजन की तरह बिहेव करने वाले कंपाउंड्स जिनमें हैलोजन एटम नहीं है, वो है स्यूडो हैलाइड्स। अब देखो, आपको जब ये बताया जाता है कि CN-, जी हाँ, ये स्यूडो हैलाइड होता है। SCN- स्यूडो हैलाइड होता है। N3- अजाइड आयन, ये भी सूडो हैलाइड होता है। बट यहां पे ये ऑप्शंस में क्या दिए हुए? CN होल ट्वाइस, दैट इज साइनोजन। CN होल ट्वाइस साइनोजन। साइनोजन जो है वो स्यूडो हैलोजन है, हैलाइड नहीं है। यहां पर इन्होंने हैलाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आयन की बात कर रहे हैं। तो CN होल ट्वाइस is a pseudo halogen, not pseudo halide. You can say CN- is a pseudo halide, SCN- is a pseudo halide, N3-, yes, it is given in the ionic form, so this is pseudo halide. I3-, it already contains iodine atoms which are itself halogens, तो वो pseudo halide नहीं होते। N3- will be the answer. This is a straightforward question, easy categorize कर सकते हैं आप इस question को। Then comes which of the following on treatment with XGF6 gives xenon? अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। XGF6 के साथ क्या ट्रीटमेंट करने से आपको जिनॉन मिलता है? और XGF6 जेई के पेपर का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ सीधा रिएक्शन है। देखो मेरी बात को समझो, ये जो XGF6 है ना, ये मामूली कंपाउंड नहीं है, तगड़ा ऑक्सीडाइजर होता है। जिनॉन अपने ऑलमोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +6 के आसपास। खैर +8 भी आप बोल सकते हो सर, पॉसिबल होता है थियोरेटिकली, ठीक है। बट इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनॉन जैसा कंपाउंड है, ये बेहतरीन ऑक्सीडेशन करता है और फ्लोरिनेट भी करता है। Good oxidizing agent as well as fluorinating agent. So when you add hydrogen to it, it is quite obvious. It is quite obvious hydrogen is a beautiful reducing agent. So it is quite obvious that xenon will be obtained along with HF. बिल्कुल सीधा है, हाइड्रोजन के साथ तो बिल्कुल मिलेगा। HCl के साथ क्या होगा? HCl के साथ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या होना चाहिए? XeF6 विथ HCl। तो आप देखिए क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये जो क्लोराइड है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है क्लोरीन में। जी हाँ, क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन में। HF, जी हाँ HF तो है ही सदाबहार HF,
और जिनॉन अकेला। ये लीजिए, अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वंडरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट XgF6 क्लोरीन में। ये हुआ जिनॉन। चलिए, तो ये बात है, हाँ सही है। OH माइनस कंसंट्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीक्वेंस है ये, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीक्वेंस है, याद रखिएगा। पढ़ा है अगर आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। जब हम बात कर रहे होते XgF6 OH माइनस कंसंट्रेटेड, तो शुरू में तो XgF6 क्या करता है, थोड़ा हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होके बनाता है XgO3 और HF। पहले वो XgO3 बनाता है HF, और ये XgO3 फिर बेस के साथ रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ, और क्या बनाता है, शायद जिनेट बनाता है ना पहले, HXgO4। HXgO4 ये फॉर्मेशन होता है, HXgO4, जी हाँ, ये फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर दैट यू से ये दिस इज जिनेट आयन, और फिर कंसंट्रेटेड अगर होता है बेस, अगर बेस कंसंट्रेटेड होता है तो परजिनेट बनाता है। अगर बेस कंसंट्रेटेड होता है तो इट फॉर्म्स परजिनेट आयन। परजिनेट आयन कैसा था, XgO6 होल 4 माइनस, ये वाला स्ट्रक्चर 4 माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, दिस इज परजिनेट आयन। ये बनता है, साथ में Xg अलग हो जाता है। ये रिएक्शन सीक्वेंस आप देखिएगा, परजिनेट आयन बनता है और ये Xg अलग हो जाता है। लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया हुआ है, जेडी ली में भी दिया हुआ है, आप ये देखिएगा रिएक्शन, इसमें भी जिनॉन बनता है, बिल्कुल बनता है। तीनों ही सही है, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th। इट सेज द कंपाउंड विच गिव्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन मॉडरेट हीटिंग, हल्की फुल्की हीटिंग में ऑक्सीजन कौन दे देता है, कौन सा ऑक्साइड है, 10th के लेवल पे पढ़ा हुआ है यार, 10th के लेवल पे पढ़ा हुआ है। कौन है ऐसे लोग, जी हाँ, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जेंटल हीटिंग पे ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, मेटल अलग हो जाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ना क्यूप्रिक ऑक्साइड दे सकता है। देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन बताता हूं, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ऑक्सीजन देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट ना टेम्परेचर बड़ा ज्यादा है। 1200 डिग्री सेल्सियस इज नेवर मॉडरेट, ओके, इट इज नेवर मॉडरेट। मॉडरेट मतलब 300-400 डिग्री मॉडरेट मान सकते हो आप, और ऑर्गेनिक में तो 300-400 डिग्री बहुत हाई होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में 300-400 डिग्री मॉडरेट मान सकते हो आप। ये क्यूप्रस बनता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, मॉडरेट में नहीं होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जी हाँ, HgO जेंटल 300 डिग्री के आसपास ही, Hg अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग लगती है, ये नहीं टूटते, ये नहीं टूटते, ये अनअचीवेबल टेम्परेचर हो जाते हैं, वो 200 डिग्री 2000 डिग्री 2500 डिग्री ऐसा टेम्परेचर चला जाएगा, तब टूटेंगे। एलिंगम डायग्राम में आप देखते हो। मर्क्यूरिक ऑक्साइड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो पूरे ब्लॉक से मिला जुला के क्वेश्चन बनाए, पूरे पी ब्लॉक को मिलाया, नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली आया, सिलिकॉन्स वाला क्वेश्चन, उसके बाद हेलोजन फैमिली आया, नोबल गैस आया। तो ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इलस्ट्रेशन बनाते हो, आपने तुरंत वही फॉर्मूला पढ़ा, वही टॉपिक पढ़ा, 3 क्वेश्चन बनाए, वो बन जाएगा, फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगी। यहां बनाओ, यहां देखो बन रहा है कि नहीं, जब सब पढ़ लियो फिर बन रहा है कि नहीं। और देखो इसीलिए सिलेबस बहुत पहले करा देता हूं, ताकि लास्ट के 6-7 महीने सिर्फ क्वेश्चंस कराऊं, सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊं। इसी स्ट्रेटेजी से चलोगे तो बहुत उद्धार होगा आपका, ठीक है। और मर के सिलेबस करते हैं लास्ट में, फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब नहीं। दबा के क्वेश्चन बनाओ लास्ट के 7-8 महीने, बस क्वेश्चन बनाओ, पेपर बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, सिलेबस करके रख लो पहले। अब बात आ रही है, अच्छा नहीं यार ये क्वेश्चन तो छूट गया बातों बातों में। क्वेश्चन नंबर 12, NO कहाँ मिलेगा NO?
तो सिंपल, पहला तो बहुत आसान रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, NO मिलता है इसमें। यहाँ बोल रहा है कैन नॉट रिजल्ट, इसमें NO मिलता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क, बहुत हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन होता है। जहाँ भी इलेक्ट्रिक आर्क दिखे मतलब समझ लो टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रिक फर्नेस में जहाँ रिएक्शन होता है बहुत हाई होता है, इलेक्ट्रिक आर्क के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, NO बनता है। जी हाँ, NO बनता है। यहाँ क्या यहाँ NO बनता है? हाँ, ये तो ऑसवाल्ड प्रोसेस है। ऑसवाल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप है याद आ रहा है? ऑसवाल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसमें भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है टू गिव डाइऑक्साइड, फिर इसमें पानी डाला जाता है टू गिव HNO2 प्लस HNO3। तो नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस है ये, है ना, इस तरह से चलता है। तो क्या यहाँ NO मिलता है? जी हाँ, यहाँ भी NO मिलता है, यहाँ भी NO मिलता है। क्या यहाँ NO मिलेगा? ना, बकवास है, यहाँ क्यों NO मिलेगा? यही आपका आंसर है। NaNO3 और HCl कुछ नहीं होना यार, यहाँ सोडियम क्लोराइड के आयंस पड़े रहेंगे, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और नाइट्रिक एसिड NO नहीं देता, सेल्फ स्टेबल एसिड है, ना डिस्प्रपोर्शनेट होता है ना कुछ, पड़ा रहता है। नाइट्रिक एसिड बढ़िया स्टेबल एसिड है। तो आंसर होना है ऑप्शन नंबर C। सो डन विद द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। आइए अचानक से जंप करते हैं ओजोन के बारे में। अचानक से जंप करते हैं हम ओजोन के बारे में। ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल, P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या ओजोन एक पेल ब्लू गैस है रूम टेम्परेचर पे? बिल्कुल सही बात है पेल ब्लू है ये रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन भी सॉलिड स्टेट किया जाए उसका तो ब्लू दिखता है, ओजोन भी उसी की फैमिली का है, वैसा ही है लगभग, पेल ब्लू है रूम टेम्परेचर पे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको भी मिलेगा ओजोन के बारे में, जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है। ओजोन को वो सोचते हैं कि अरे ऑक्सीजन जैसा ही तो होता है। अभी सुनना, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर एंड फॉस्फोरस इवॉल्विंग ऑक्सीजन गैस। क्या लगता है ये रिएक्शन? जी बिल्कुल सही रिएक्शन है। सल्फर और ओजोन का रिएक्शन, फॉस्फोरस और ओजोन का रिएक्शन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में ले जाता है। सल्फर का ट्राई ऑक्साइड बनाता है, फॉस्फोरस का ये पेंटॉक्साइड बनाता है, ठीक है। और बिल्कुल ओजोन ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस होता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन मिलती है। दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट, सही है ये स्टेटमेंट। इट इज ओडरलेस गैस, ये गलत स्टेटमेंट है। यस, दिस इज नॉट ट्रू एंड देयरफॉर दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन C इज आवर आंसर। ओडरलेस नहीं होता ओजोन, यही मैं बता रहा हूं, ये बच्चों को नहीं पता रहता है। वो ऑक्सीजन जैसा फील करते हैं ओजोन को, ओजोन ओडरलेस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर होती है इसकी। जी हाँ, ओजोन हैज स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर। अब जो बच्चा जेई को जानता है, थोड़ा समझ चुका है जेई को, तो उसको पता होगा कि ये सब बातें भी बहुत मैटर करती हैं। जब आप बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस देखते हो, वहां पर अननोन गैसेस, अननोन सब्सटेंसेस के कुछ प्रॉपर्टीज बताए हुए होते हैं। तो अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज पता है तो बड़े बड़े पैराग्राफ इजीली डिकोड हो जाते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। मैं जो भी बता रहा हूं बेटा, जो भी चीजें बोल रहा हूं, उसको ना सिंसियरली लो, फॉलो करो। अगर एग्जाम बहुत अच्छे से निकालना है तो फॉलो करो, उन बातों को फॉलो करो, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को बता रहा हूँ और मेरी विजुअलाइजेशन बहुत सटीक है, ठीक है, बहुत सटीक विजुअलाइजेशन। अभी ऑनलाइन अक्रॉस इंडिया 2 साल पढ़ाते हुआ है, 23 बैच 24 बैच को पढ़ाएं, और बहुत सारे 3 डिजिट रैंकर, कुछ 2 डिजिट रैंकर्स, सब बहुत अच्छे से पढ़ के गए और वो फिर कॉल करके बात करते हैं, तो उनका फीडबैक लेके ही समझ में फिर आता है कि यार बहुत किलर विजुअलाइजेशन, इतनी बात समझ लो। जो बता रहे उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो उन बच्चों की खुद ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उनका परसेप्शन ही बदल गया था, उनका कि यार सर ऐसे भी होती इनऑर्गेनिक, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हम। मैं बात कर रहा हूँ 23
निपुण गोयल की, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था मेरे से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। AIR 40 था 23 में। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेके परसेप्शन बच्चों का बदला, और भी बहुत सारे बच्चे थे उनका परसेप्शन बदला। उन्होंने फिर बताया कि सर हम तो इस तरह से पढ़े थे साल भर। तो वही है, जो चीज़ दे रहा हूँ टॉप नॉच क्वालिटी की दे रहा हूँ, आप बस अच्छे से लीजिए इसको। आगे आइए क्या बोल रहे हैं, टर्न्स ड्राई KOH रेड। जी हाँ, ओजोनाइड बनता है ना, पढ़े थे ये रिएक्शन। KOH ड्राई KOH सॉलिड फॉर्म में होता है, ओजोन डाला जाए ओजोनाइड बनता है KO3। डार्क ऑरेंज सॉलिड होता है ये, डार्क ऑरेंज रेड, ठीक है, एक ही बात है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था। नाउ कम टू द लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर टुडे सेशन, एंड दीज आर द टू। सल्फ्यूरिक एसिड और PCl5 का रिएक्शन है ये, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। PCl5 विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट फॉर्म्स SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है इसमें, ठीक है, नॉट थायोनिल क्लोराइड, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सो दिस इज द रिएक्शन, एंड अलॉन्ग विथ इट देखो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, ये POCl3 बनता है और HCl निकलता है जहां तक, हाँ ये रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, +5 पे है, +5 पे है। क्लोराइड सल्फर +6 में है, +6 में ही है। क्लोराइड -1 में है, यहां भी -1 में ही है। कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, नो रेडॉक्स, रेडॉक्स नहीं हुआ है, लेकिन नए केमिकल्स बने हैं, SO2Cl2, POCl3, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, डन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एन अननोन सब्सटेंस P फंक्शंस एज वीक बेस इन वाटर। अच्छा, वीक बेस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिलामीन भी हो सकता है, वीक बेस तो सभी हो सकते हैं। ये वीक बेस ना, ये तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का आधा अधूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हटाओ उसको, इग्नोर मारो। इट प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता है, यहीं से आंसर समझ आ गया, हाइड्रोक्सिलामीन। ये खैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। आप एल्डिहाइड कीटोन्स के लेक्चर्स चेक करना मेरे, जहां मैंने टॉलेंस रिएजेंट पढ़ाया है, वहां ये हाइड्रोक्सिलामीन का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। मैंने कहा है कि इसके पास स्लाइट रिड्यूसिंग नेचर होती है, रिड्यूसिंग नेचर इसके पास होती है, तो टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस करता है। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस रिएक्टिंग विथ NH2OH, ये रिएक्शन के बाद यहां पे कुछ शायद नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, इसका नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, RNO करके बन जाता है, और ये सिल्वर का मेटालिक डिपॉजिट आता है, मेटालिक डिपॉजिट आता है। इट प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर टेस्ट। ये थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं लिखा हुआ है। रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस Q विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, अब ये डाइल्यूट HCl के साथ स्लाइटली बेसिक नेचर का है ना, तो जब आप इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे सॉल्ट बनेगा, एक क्या सॉल्ट बनेगा, ये प्रोटोनेट होगा, तो NH3OH प्लस Cl-, ये सॉल्ट बना, समझ गए, ये सॉल्ट बना। और अब ये जो सॉल्ट है बेटा, ये किसका सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, समझ गए बात, देखो कॉन्सेप्ट समझो, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो ये करेगा कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, और जब भी होती है कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, नहीं ये क्या बोल रहा है, हाँ ये करेगा कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, सही बात है। और कटाइनिक हाइड्रोलिसिस करने पर सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, जी हाँ, बेसिक आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आप जानते हैं तो आपको पता है सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है जब भी कटाइनिक हाइड्रोलिसिस होती है। सो जी हाँ, करेक्ट आंसर इज सी। ये मैंने पूरा रिएक्शन सीक्वेंस बता दिया, देखिए ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट कर रहा है। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चंस, और ऐप पर भी ये 15 क्वेश्चंस आएंगे, बट इसके साथ और एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे।
तो यूट्यूब पर हम जितना हो सकता है कोशिश करेंगे लेक्चर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग लाने की। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि यार देखो, ये एक लेक्चर बनाने में आप क्वालिटी देखो, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, मेहनत लगती है, समय लगता है डिलीवर करने में, क्वेश्चंस पिक करने में। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छी लग रही है चीज़ें तो शेयर ज़रूर करिए, इंस्टॉल ज़रूर करिए CamIIT ऐप, और ऐप के बारे में भी लोगों को आप बता सकते हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको ऐप के बारे में बताइए, कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं कि कंप्लीट केमिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल टेक अप अ चैप्टर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।